बट जब रिजल्ट आया ना तो आई वाज शॉक्ड। वो मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई। तो मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस करा है, उसने बहुत सारी चीज़ें सुधारी अपने अंदर की। मैं ऐसी जगह से थी जहाँ पे इतना अवेयरनेस भी नहीं थी, लड़कियाँ इतनी पढ़ती भी नहीं थी। मेरे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में करा दी जाती है। 20 साल 21 साल 22 साल उनके लिए मैक्स। मेरी शादी फिक्स कर दी गई थी जब मैं 18 साल की थी। बिल्कुल बगावत कर दी कि नहीं मुझे करनी ही नहीं है। मेरा कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी मेरे पास कि इंजीनियरिंग, मैंने बीएससी करी थी सिंपल। 10th तक हिंदी मीडियम थी मेरी। दे आर सो प्राउड, मैं वहाँ के लोगों के लिए एक सेलिब्रिटी हूँ बिल्कुल। मतलब आपने कोचिंग वगैरह कभी नहीं लगाई? कोचिंग नहीं। तो बुक्स जैसे आरसी है, पैरा चंबल है, इसके लिए मैंने नियॉन क्लासेस में मनीषा बंसल मैम की वीडियो की सीरीज है पूरी, जिनका जो अच्छा होता था मैं उनसे पढ़ती थी। जैसे ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से भी पढ़ी है। तो जिस टॉपिक के जो बेस्ट टीचर होते थे पता लग जाता है, मतलब स्मार्टली आपको काम करना है। आप अगर प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन ही अच्छे से करके चले जाओगे ना, बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी बहुत सिंपल एग्जाम है, इसको जितना हवा बना दिया जाता है ऐसा है नहीं। आज हमारे साथ है एएसओ इन सीएसएस सुष्मिता जी। ये अपने सीजीएल 2020 बैच की वन ऑफ द टॉपर्स हैं। तब इनकी रैंक बहुत बड़ी आती है और आप लोगों को पता ही होगा कि एएसओ जो है सीएसएस में वो टॉपर्स को ही मिलता है, क्योंकि मोस्टली टॉपर्स की प्रेफरेंस रहती है वो, और टॉपर्स की रैंक में खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो मिलता ही नहीं है। तो अभी इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इन्हीं की जुबानी जानते हैं इनकी पूरी कहानी, इनकी पूरी जर्नी, इनकी पूरी प्रिपरेशन की, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, सारी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, टाइम टेबल, जिससे आप सब लोगों की हेल्प हो पाएगी। सो मैंने 2020 में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2019 में पेपर दिया था, बट उस टाइम कुछ जनरल गलतियाँ करी थी जो बहुत सारे एस्पिरेंट करते, क्योंकि मेरे पास कोई गाइड नहीं था। मैं ऐसी जगह से थी जहाँ पे इतना अवेयरनेस भी नहीं थी, लड़कियाँ इतनी पढ़ती भी नहीं थी। तो उस टाइम मैंने शुरू करा था तो बहुत भटक गई थी, मतलब बहुत तरह के अलग अलग बुक्स वगैरह देख रहे थे, जो जो बोलता था वही पढ़ने लग जाती थी। तो ये सारी गलतियाँ थी मेरी उस टाइम, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 1.5 मार्क्स से नहीं हो पाया था। 1.5 मार्क्स से बस? हाँ। अच्छा। और उस टाइम टियर 3 हुआ करता था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिल गए थे। मतलब वो कम्प्लीटली एक लक फैक्टर होता था। डिस्क्रिप्टिव में? हाँ, कितने मार्क्स थे? मुझे सिर्फ 40 मार्क्स मिल गए थे। और वो पेपर था जिसमें कि EAI करके कुछ टॉपिक था। तो वो काफ़ी अजीब सा टॉपिक था जिसके बारे में पता ही नहीं था किसी को। जिसने जो लिखा बिल्कुल लक के हिसाब से उनको मार्क्स मिला था, तो इसीलिए वो मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था। बट फिर मैं जब 2020 में प्रिपरेशन शुरू करी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुधारी अपने अंदर कि क्या मैं गलतियाँ कर रही हूँ, एनालाइज करा, फिर अच्छी रैंक आ गई। तो डिस्क्रिप्टिव देने से पहले तो आपको ये होगा कि सिलेक्शन इस बार पक्का है, क्योंकि 40 मार्क्स आने पर भी सिर्फ 1.5 मार्क्स से चुके, तो तब तक तो आप यही सोच रहे होगे कि सिलेक्शन आपका पक्का होना ही होना है। कई लोग तो होते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि यार नहीं अब मैंने देना ही नहीं। फैमिली भी कई बार ऐसे हो जाती है। तो आपको क्या मतलब उसमें कुछ इशू आया? कैसे आपने फिर दोबारा से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? जैसा कि आपने कहा कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि मेरा तो होगा ही होगा, क्योंकि 1.5 मार्क्स के लिए कोई सोच नहीं पाता कि मेरा नहीं होगा। मुझे लगा था कोई ना कोई पोस्ट तो मिलेगी चाहे, और मैंने अच्छा लिखा भी था, ऐसा नहीं था कि मैंने बेकार लिखा था। वो हो गया बाई लक तो वो अलग बात है। तो उस टाइम में कॉन्फिडेंट थी और मैंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि अगले साल की एसएससी की प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। मतलब स्टार्ट मैंने सोचा चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बट जब रिजल्ट आया ना तो आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। सब कुछ मतलब होता है कि दुनिया रुक सी गई, ऐसी सी हो गई थी कि इतनी मेहनत करी और 1.5 मार्क्स की वजह से नहीं हुआ। और मेरा एक फ्रेंड था, उसका हो गया, उसके पास कैटेगरी थी, तो मुझे और लग रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मोटिवेशन कैसे आई फिर एकदम से? 1-2 दिन तो मतलब कम्प्लीटली रो के ही पार हुआ मेरा, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मुझे लगा यार मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लड़कियों को बिजनेस करना और ये सब चीज़ हमारे लिए ऑप्शंस बिल्कुल बनते। एक ही ऑप्शन था गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट में भी मेरा कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी मेरे पास कि इंजीनियरिंग, मैंने बीएससी करी थी सिंपल, तो मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा बैठ करके कि यार क्या ही कर सकती हूँ मैं, अब अगले साल की प्रिपरेशन करूँगी। और तब मेरे पास सिर्फ 1 महीने बाकी थे प्री में। जब मैंने ये सोचा, जब रिजल्ट आया उसके जस्ट 1 महीने बाकी थे, तो मैं बोलूँगी पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे पहले वाले प्रिपरेशन को ही था। 2019 में जो मैंने प्रिपरेशन करी थी उसी के बेसिस पर मैंने प्री दिया, और प्री में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ओवरऑल क्या स्कोर था? ओवरऑल 570.5 आउट ऑफ 700 मेरे मार्क्स थे। और रैंक क्या थी? ऑल इंडिया रैंक 690। जैसे आप बता रहे हो कि आप ऐसी जगह से आते हो कि वहाँ लड़कियों को मतलब इतनी फ्रीडम नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, कि बिजनेस नहीं, प्राइवेट जैसे डिग्री आप बता रहे हो कि नहीं है, वो तो चलो अलग बात है। तो मतलब पेरेंट्स ने क्या आपको सपोर्ट किया, या कुछ लोग, मैं देखता हूँ कि कुछ लड़कियों को ऐसा रहता है कि नहीं यार जो भी जॉब मिल रही है फटाफट से करो, अपनी जो भी करनी है। कुछ लोग नहीं करते सपोर्ट, कुछ लोग करते हैं सपोर्ट। तो थोड़ा सा अपना वो बैकग्राउंड जर्नी बता दो कि स्कूलिंग कैसी रही, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े या प्राइवेट से पढ़े, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, और साथ में जैसे आपने बताया बीएससी आपने करी हुई है, तो मैथ्स आपका कैसा था? क्योंकि इसमें ना इस पेपर से लोग मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ लोग जिनके पास सिर्फ 10th तक मैथ्स रहता है,
तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। मेरी स्कूलिंग हुई है मेरे लोकल स्कूल से ही, सेंट मेरी गॉरिटी से। 10th तक हिंदी मीडियम थी मेरी, और मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। मतलब मैं अपनी स्कूल में भी टॉपर थी, 12th में भी टॉपर थी, कॉलेज में भी टॉपर। लेकिन हिंदी मीडियम से थे? 10th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद इंग्लिश मीडियम हो गया, कॉलेज इंग्लिश मीडियम में था। बट हिंदी मीडियम से थी, बट मेरा इंग्लिश अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश बहुत गड़बड़ है, ऐसी बात नहीं थी। और जहाँ तक आप बात करो बैकग्राउंड की कि सपोर्टिव थी कि नहीं, तो मेरे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में करा दी जाती है। 20 साल, 21 साल, 22 साल उनके लिए मैक्स है कि हाँ इतने में तो लड़कियों की शादी हो ही जानी चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे जो भी हो। वहाँ पे पढ़ाते भी इसलिए ताकि उसकी शादी हो जाए नहीं तो पढ़ाएंगे भी नहीं। तो आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था? बहुत बड़ा प्रेशर था। मतलब मेरे को मेरी शादी फिक्स कर दी गई थी जब मैं 18 साल की थी। अच्छा। और ऐसे कह दिया था कि इससे शादी होगी, बट मैंने बिल्कुल बगावत कर दी कि नहीं, मुझे करनी ही नहीं है। मतलब मुझे हाउस वाइफ बन के रहना ही नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हो तो आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं कि हाँ आपको अपने करियर में आगे जाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें उस टाइम नहीं समझते थे फैमिली वाले लोग, तो इनिशियली तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। कि उनका कहना था कि शादी कर लो, फिर पढ़ना है तो पढ़ते रहना। बट इतना टफ कंपटीशन, शादी के बाद पढ़ना इज़ इम्पॉसिबल मेरे लिए तो बिल्कुल ही। फिर मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। अब भले मैंने सुना बहुत, घर से मेरे से बहुत टाइम तक गुस्सा भी थे, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू करा और जब उन्होंने देख लिया ना कि ये अब पढ़ेगी ही पढ़ेगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने लगी थी दिन रात। और मैंने घर पे ये भी बोल दिया जब मैं 20-21 साल की थी, मैंने कहा कि 3 से 4 साल तो अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जिससे बोलोगे मैं शादी कर लूँगी तो वो बहुत बड़ा प्रेशर हो गया था मेरे लिए कि। और हमारे टाइम पे एग्जाम भी बहुत टाइम का हुआ करता था, 2.5 साल लग जाते थे कंप्लीट होने में। तो वो एक अलग प्रेशर था कि इतना टाइम लगेगा, और एक अटेम्प्ट में नहीं हो तो दूसरे अटेम्प्ट में समझ लो 5 साल। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उसका भी था। और जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हो गई थी ना, उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। बट उस टाइम तक मेरी फैमिली को ये समझ में आ गया था कि ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, अब इसको कुछ नहीं बोलना है। तो ये बात है ना कि जब लोग आपको देख लेते हैं ना करते हुए कि आपकी मेहनत दिखने लग जाती, फिर वो भी समझ जाते हैं कि ये कर लेगी, इसको अब कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि हमारे तरफ ऐसा था कि लड़कियां कभी खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लेती थी। क्योंकि मुझे देख लिया तो फिर बाद में मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करने लगी। जैसे मैं जब फेल भी हुई तो उन्होंने फिर बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आगे करो, हो जाएगा। तो अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, तो आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी दूसरे आपके साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप रोते रहो अपनी सिचुएशन को लेकर कि यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सब प्रेशर दे रहे हैं। तो अगर आपकी ड्रीम है तो लड़ना भी आप ही को पड़ेगा, डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। तो आप जैसे, अब मुझे लगता है कि आप वहाँ के लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो कि आपको देख के वो लोग मोटिवेट होते होंगे, और आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उसके थ्रू भी आप मोटिवेट करते हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि क्या आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप क्या क्या बताते हो। मोटिवेशन तो खैर मिलती होगी लोगों को इतनी अच्छी जर्नी देख करके, और जो आपके वहाँ के आपके एरिया के जो लोग हैं वो आपको देखकर उनका रिएक्शन कैसा रहता है? जैसे कि आप कह रहे हो कि वहाँ तो ये होता है कि 18 साल में ही शादी कर दो, तो क्या वो आप बोलते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं आप शादी करने के लिए, या वो कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा करा इसने कि खुद अपना डिसीजन लेकर मेहनत करी और अच्छी नौकरी मिली? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। तो मेरे जो YouTube चैनल के बारे में पहले बता देती हूँ कि मैंने अभी अप्रैल में YouTube चैनल शुरू किया है, 4 महीने में आई हैव 25 के अराउंड सब्सक्राइबर्स। और वहाँ पर मैं स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको मोटिवेट कर पाऊँ। मेरे में बहुत कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि दीदी मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपने इतनी सिचुएशन झेली है, हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो मैं पर्सनली उनको मतलब मैसेज भी करती हूँ, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी और जो भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था कि मैं डीमोटिवेट हुई, फिर कैसे खुद को वापस से मोटिवेट किया, मैं सारी अपनी जर्नी वहाँ पे शेयर करती हूँ। ASO व्लॉग्स इज माय, वो हम टैग कर देंगे इसमें, टाइटल में टैग कर देंगे, आप देख सकते हो। इनिशियली तो जब मैंने बगावत करती थी घर पे कि हाँ मुझे करना है, तो उस टाइम तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कैसी लड़की है, घर वालों को ही वो कह रही है। बट अब दे आर सो प्राउड कि मेरे मोहल्ले के लोग कहीं दूसरी जगह पे जाके थे ना, तो वो कहते हैं कि यार हमारी मोहल्ले की लड़की एक मिनिस्ट्री में जॉब करती है। तो आप जब करके दिखा देते हो ना, तो आपका वो मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू, बट मैं वहाँ के लोगों के लिए एक सेलिब्रिटी हूँ बिल्कुल क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की के इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हो गए हो, किसी ने यूट्यूब शुरू, मतलब वहाँ पे यूट्यूब शुरू करने का मतलब लड़की कैसे कैमरे के सामने आ सकती है, लड़की कैसे अपनी फोटो पोस्ट कर सकती है, काइंड ऑफ। तो अब उनको लगता है कि ये, क्योंकि वो लोगों ने वैसा ही देखा है, उनकी गलती नहीं है एक्चुअली, उन्होंने कभी उससे आगे देखा ही नहीं। तो अब उनके लिए बहुत एक मोटिवेशन, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। मतलब आपने अपने एरिया की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया कि वो भी इस तरह से गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं, और इस तरह से एक्सेल कर सकती हैं। आपको देख करके उनको पता चला होगा ना कैसे जाना है इसमें। जैसे मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो वहाँ पर लड़के बहुत ज्यादा थे, लड़कियों में मैं 1-2 लड़कियां और थी, अब लड़कियां ज्यादा है लाइब्रेरी में आपको SSC के बारे में फिर जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हो, तो आपको हाँ तो SSC के बारे में पता है, चला कि ऐसा भी कोई पेपर होता है, ऐसी नौकरियां लगती हैं, ये सब आपको किसने बताया?
एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मैं फेसबुक वगैरह चलाती थी, तो वैसे चैटिंग हो रही थी मेरी किसी से। उसने मुझे बताया, मेरे मोहल्ले का ही कोई था, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे कंपटीशन भी करके कुछ होता है और इस तरह की तैयारियां होती है। तो जब मैंने इसके पोस्ट सुने ना कि इनकम टैक्स होता है, एक्साइज होता है, तो मतलब पोस्ट काफ़ी मुझे लगा कि पावरफुल, अट्रैक्टिव है, तो मुझे लगा कि देखना चाहिए। और फॉर्चुनेटली मेरे घर के जस्ट बगल में ही लाइब्रेरी है, जस्ट बगल में, एक घर छोड़ करके, तो मेरे लिए वो एक्सेस बहुत इजी था कि चले जाऊँ मैं। अगर दूर होता तो शायद मैं नहीं जा पाती, बट गई। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि क्या होता है नहीं होता। पहले तो मैं बहुत भटकी, जैसे नॉर्मली लोग भटकते हैं, और हमारे टाइम पे उस टाइम यूट्यूब का भी इतना सोर्स नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर थी, बहुत कम कंटेंट था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने पता लगाना शुरू किया, और फॉर्चुनेटली मेरे पास एक फ्रेंड था जिसने ऑलरेडी 1-2 बार पेपर क्रैक कर चुका था, तो वहाँ पर पढ़ता था, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे बुक्स ये सब पढ़ा करो। फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही है, मैथ्स इंग्लिश जो भी है, तो मुझे लगा करनी चाहिए इसकी तैयारी। फिर मतलब आपने कोचिंग वगैरह कभी नहीं लगाई? कोचिंग नहीं। तो बुक्स, किन बुक्स को आप रेफर करते थे जो एस्पिरेंट्स को रेफर करनी चाहिए कि उससे मतलब उससे पढ़ लोगे तो प्रिपरेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे? पहली बात तो कि आप जो भी बुक्स चुनो ना, स्टैंडर्ड बुक चुनो, क्योंकि सारे टॉपर्स के आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सेम सी बुक लिस्ट होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई डिफरेंट बुक पढ़ते हैं, बट जो चूज करो बार बार उन्हीं को पढ़ो। इनिशियली मैंने अपने फर्स्ट टाइम में क्या गलती करी थी, जैसे मैंने राकेश यादव की बुक ली, अब मैंने उसको एक बार खत्म कर दिया, अब मुझे लगता है यार तुम मुझे आता ही है, अब कुछ और करते हैं दूसरा, तो मैंने किरण की बुक पढ़नी शुरू कर दी। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे राकेश यादव की बुक इज़ वेरी गुड बुक, आप उसको कर सकते हो और बार बार उसी को करो, फिर आप बुक चेंज मत करो, चाहे प्री हो, मेंस हो, किसी भी मतलब कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो और उसी को बार बार पढ़ते रहो। बहुत सारी किताबों की बजाय एक किताब लो, उसको बार बार पढ़ो। तो ये तो चलो मैथ्स के लिए बता दिया, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, उनके लिए क्या रेफर करते थे आप? इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी, दोनों वॉल्यूम्स, और एक एमबी बुक आती थी, वो प्रैक्टिस सेट थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए होते थे, तो मैं उनको बहुत अच्छे से करती थी। मतलब उस बुक को तो मैंने 50 बार ही कर लिया था कि रट्टा गए थे मेरे क्वेश्चंस। बाकी जैसे आरसी है, पैरा चम्बल है, इसके लिए मैंने नियॉन क्लासेस में मनीषा बंसल मैम की वीडियो की सीरीज़ है पूरी, तो वो मैंने देखा था। इनिशियली मुझे उसमें ही बहुत टाइम लगता था, मतलब मुझे एक एक क्वेश्चन करने में 2-3 मिनट लग जाते थे। फिर जब मैंने उनकी वीडियोस देखी, उन्होंने जो ट्रिक्स बताए हैं, मतलब 12-13 सेकंड में क्वेश्चन, वोकैबुलरी की भी बुक है उनकी, वो हाँ वोकैबुलरी से नोट्स बना लिए थे, और फिर वो मैंने करा था। एंड जीएस के लिए मैंने बहुत कम प्रिपरेशन करी है। मैंने किरण की बुक ली थी जीएस की, और उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और जो भी ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर था, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी है, तो मैंने उसको यूट्यूब से कवर कर लिया। और यूट्यूब से ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट में देखे जा रहे हो 2-2 घंटे के, जैसे जीके में ही मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, लेकिन आप तो कह रहे हो आपने कम ही पढ़ा जीके। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते थे आप? करंट अफेयर्स एक राहुल मिश्रा सर की करंट अफेयर्स का चैनल था यूट्यूब, तो मैं उनका देखती थी डेली करंट अफेयर्स। टाइम टेबल कैसे आप, मतलब टाइम कैसे मैनेज करते थे? क्या सारा दिन पढ़ते ही रहते थे, या पढ़ाई के साथ साथ और भी जो डेली रूटीन के काम हो गए, डेली अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज या जो भी जैसे भी है, अपना टाइम किस हिसाब से आप मैनेज करते थे? देखिए पहले बात तो मेरे पास, मैंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो मेरे लिए वो सब बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ें थी कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ कहीं पे दोस्तों के साथ, ये सब मेरे लाइफ में बंद ही थी कम्प्लीटली। तो मेरा जितना टाइम था पढ़ाई को ही जाता था। बट हाँ, बीच बीच में मूवीज़ देख लेना घर पे ही बैठ कर, या कुछ ड्राइंग कर लेना, क्योंकि मेरा पैशन है थोड़ा, मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग वगैरह करना, तो मैं वो कर लेती थी। या नॉवेल्स वगैरह पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, बीच बीच में वो पढ़ती थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ती थी। तो कितना दिन के 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 15 घंटे, कितने 8 घंटे? से 9 घंटे तो मैं पढ़ती थी। 8 से 9 घंटे पढ़ते थे। और मॉक टेस्ट कितने फ्रीक्वेंटली लगाते थे आप? जैसे जब मेरी सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गई, तो मैं डेली ही लगभग एक मॉक लगा देती थी। डेली मॉक? उसमें क्या स्कोर रहता था आपका मॉक टेस्ट? इनिशियली तो काफी कम रहता था, बट धीरे धीरे करके 160 प्लस 170 प्लस आने लग गए। इतना पहुंच गया था। कुछ लोगों को ना ये दिक्कत रहती है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट भी रहता है कि उनके मॉक टेस्ट का स्कोर ना एक स्कोर पर आके रुक जाता है, कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया 130 पे आके रुक गया। जनरली 130 135 पे रुक जाता है, वहां तक तो लोग कर लेते हैं स्कोर को इंक्रीज, लेकिन उसके बाद एक एक नंबर बढ़ाना बहुत भारी पड़ता है। तो उसके लिए कुछ बताओ, क्या करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मैंने सारे बुक्स पढ़ लिए, रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिया, मॉक दे रही हूँ तो मतलब 140 150 यहाँ से बढ़ ही नहीं रहे। ये होता है आप जब बारीकी से एनालिसिस नहीं करते हो कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही। पहले मैं एनालिसिस पे इतना ध्यान ही नहीं देती थी, पढ़ लिया, मॉक लगा लिया, मुझे लगता था कि यार हो गया बस। लेकिन उसके बाद मैंने ना प्रॉपर कॉपी बनाई कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, कि कैलकुलेशन गलत कर रही हूँ, कैलकुलेशन स्लो कर रही हूँ, सिली मिस्टेक कर रही हूँ, या कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, या मैं अप्रोच सही नहीं लगा रही हूँ, कि हो सकता है कि 20 सेकंड का क्वेश्चन है और मैं 1 मिनट में बना रही हूँ। तो मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस करा है। उसके बाद एक एक चीज़ को मैंने ध्यान से फिर सही करा है कि अगर मैं PQRS कर रही हूँ, जैसे कि सेंटेंस अरेंजमेंट, तो क्या मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे रही हूँ। और मैंने मतलब
एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पे कि आप कैसे समझोगे कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो मैं जैसे जब मॉक देते हैं तो एवरेज टाइम ऊपर शो करता है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में एवरेज टाइम से ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपका अप्रोच कम है या तो आप स्लो बना रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं होना चाहिए। तो वैसे करके ना आपको बहुत बारीकी से एनालिसिस करनी पड़ेगी और एक एक चीज़ को सही करते जाना, तब जा करके आपके मार्क्स इंक्रीज होने पड़े। आप सोचोगे कि वहीं पर उतना सीख लिया और उसी को बार बार करते रहोगे तो वहीं पे रहेगा आपका मार्क्स। और साथ ही में एक चीज और भी कर सकते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड का मॉक टेस्ट मत लगाओ, 2-3 अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट ले लो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको इतने ज्यादा लगाने हैं कि एक ब्रांड का तो पूरा हो भी नहीं पाएगा। 2-3 अलग अलग ब्रांड के लो, ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ, एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, ऐसे चलो, तो इससे भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो पाएगी। जैसे आपने कोई कोचिंग भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, जो मेनली एसएससी का खेल जो है वो ट्रिक्स का है, एक्यूरेसी चाहिए और जल्दी करना है ट्रिक्स के थ्रू। वो सारे ट्रिक्स आपने कहाँ से सीखे, किससे सीखे? मतलब मैं यूट्यूब से ही मैंने पूरी प्रिपरेशन। किसको, किसी पर्टिकुलर को फॉलो करते थे आप यूट्यूब पर, या कभी किसी से, कैसे पढ़ते थे आप? कुछ टीचर्स जैसे अभिनय सर थे, गगन प्रताप सर थे, भूतेश सर थे, रामो सर थे, ये 4 ऐसे टीचर्स थे जिनका मैंने अलग अलग वीडियो। मैथ्स ही 4 टीचर से पढ़ लेते थे आप? हाँ, मतलब अलग अलग चैप्टर से। ये नहीं कि मैं अरिथमेटिक में मान लीजिए टाइम एंड वर्क पढ़ रही हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं टाइम एंड वर्क 4 टीचर से पढ़ूँ। जिनका जो अच्छा होता था मैं उनसे पढ़ती थी। जैसे ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से भी पढ़ी है। तो जिस टॉपिक के जो बेस्ट टीचर होते थे पता लग जाता है वो धीरे धीरे, मतलब जहाँ से पढ़कर आपको अच्छे से समझ में आता था वहाँ से पढ़ लेती थी। जीएस के लिए जो टॉपिक मुझे कंफ्यूजन होता था, जैसे हमारे टाइम पॉलिटी थी ही नहीं मेरे स्कूल में, तो मुझे पॉलिटी कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने पॉलिटी यूट्यूब से पूरी देखी थी। एंड रीजनिंग का ऐसा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाती थी। अगर किसी टॉपिक में अटक गई, जैसे अगर सीरीज से क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे, बार बार नहीं बन रहे करने पर भी, तो जा करके मैं देखती थी कैसे बन रहा है। मतलब स्मार्टली आपको काम करना है, ये नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए पूरा 2-2 घंटे की वीडियो बैठ के देखनी है। जैसे 19 आपका फर्स्ट था, 20 आपका सेकंड अटेम्प्ट था और आपको उसमें जो पोस्ट थी वो मिल गई, तो उसके बाद 21, 22, 23 इनमें से कोई आपने अटेम्प्ट नहीं दिया? नहीं, क्योंकि मतलब आपकी एक ड्रीम पोस्ट थी, ड्रीम पोस्ट आपको मिल गई है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव है कि भाई देखो इन्होंने सीट वेस्ट नहीं करी किसी की भी। तो इससे आप सब लोगों को भी सीखना चाहिए कि ठीक है, जब तक आपको आपकी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पा रही, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो मुंबई में पोस्टेड हो और आप रहने वाले दिल्ली के हो, तो आपका एम है कि आपको दिल्ली में नौकरी चाहिए, तो जब तक वो नहीं मिलती ठीक है आप करो मेहनत, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मत करो कि हमने 4 बार सिलेक्शन ले लिया, हमने 10 बार सिलेक्शन ले लिया। क्योंकि जो इंसान, जो एस्पिरेंट मेहनत करके नौकरी ले रहा है ना, उसको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। और सिर्फ एस्पिरेंट का ही नहीं, पूरी फैमिली का ड्रीम रहता है उसमें। जो एक इंसान की नौकरी है उस पर पूरी फैमिली का होता है कि हाँ यार ये लड़का मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसका होना चाहिए। तो जैसे आप ASO CSS की जॉब कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का एम रहता है, कुछ लोगों का ये भी रहता है कि जिनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में कि पूरी उम्र दिल्ली में ही नौकरी करनी है, उनके लिए भी ठीक है कि डेस्क जॉब भी ज़्यादा मिल जाएगी। फिर कुछ UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा सा जॉब के बारे में बताओ कि कैसी जॉब है लोगों को, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस भरने में इजी रहे। पोस्ट प्रेफरेंस भरना लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करो लोगों की। मुझे लगता है कि जिनको डेली एक्साइटेड लाइफस्टाइल चाहिए, स्पेशली जैसे गर्ल्स को चाहिए, जिनको फील्ड जॉब नहीं करना है, पब्लिक डीलिंग्स इतनी नहीं करनी है, 9 to 5 जॉब करना है, घर में आके मतलब प्रेशर नहीं लेना है अपने घर पे आकर के कि ऑफिस का काम है, तो ऐसे लोगों के लिए ASO की जॉब बहुत अच्छी है। इसमें नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, मतलब मोस्टली डेस्क जॉब ही है इसमें। हाँ, कुल मिलाकर ना, और टाइमिंग्स भी कोई बहुत ज्यादा लेट तक नहीं, शाम को 5-6 बजे तक की जॉब होती है। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे पार्लियामेंट सेशन जब चलते तो रात में भी रुकना पड़ जाता है कभी-कभी, बट ऐसे यूजुअली आपका 9 to 5 टाइप काइंड ऑफ जॉब, मतलब वही 5-6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और दिल्ली में ही रहेगी लाइफ टाइम जॉब, ऐसा भी नहीं है कि कहीं और ट्रांसफर होगा। अच्छा, और जैसे CGL 2023 का Tier 1 हो चुका है, मेंस में होने बहुत कम समय रह रहा है, और CGL 2024 का भी Tier 1 होने में ज़्यादा समय नहीं है। तो जो 24 के एस्पिरेंट्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, और जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो जिन्होंने 23 का मेंस भी देना है या कुछ 24 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स या उनके लिए कुछ ऐसा रामबाण बता दो कि भाई ये पढ़ लो, ये चीज़ कर लो। ये चीज़ ना मुझे बहुत बाद में समझ में आई। मैं पहले ना नॉलेज लेने में बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लूँ, उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लूँ, ये टफ भी कर लूँ, लेकिन बाद में जब सिलेक्शन हो गया तब समझ में आया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो सिर्फ आपकी प्रीवियस ईयर है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि हो सकता है एग्जाम में कुछ अलग आ जाए या हो सकता है कुछ टफ आ जाए, ऐसा रेयर चांस होता है। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रखो। आप अगर प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन ही अच्छे से करके चले जाओगे ना, बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ से भटकना मत, चाहे कोई कुछ भी कोर्सेज लेके आ जाए, कोई कुछ भी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दे कि ये है वो है। SSC बहुत सिंपल एग्जाम है, इसको जितना हवा बना दिया जाता है ऐसा है नहीं। सो कॉन्फिडेंट रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो भाई ये जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स होंगे ना, सभी एस्पिरेंट्स से आपको यही सुनने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करो। साथ ही में 1-2 चीजें और है, कंसिस्टेंसी रखो कि डेली पढ़ो। ये नहीं करना कि 4 दिन पढ़ लिया 10 दिन छोड़ दिया, डेली पढ़ो और पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत
प्रोसीजर जो इसका है ना, सरकारी नौकरी का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा रहता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। अब हालांकि धीरे धीरे प्रोसीजर फास्ट होता जा रहा है, ज्वाइनिंग जल्दी हो रही है, लेकिन पहले बहुत समय लगता था। तो पेशेंस रखनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैम ने बताई हैं, जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों की सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने सुनी मैम की जर्नी, जो सिर्फ 1.5 नंबर से 2019 जो इनका पहला अटेम्प्ट था, 1.5 नंबर से रह गई थी, फेल हो गई थी 1.5 नंबर से, इनको नौकरी नहीं मिली। मोस्टली लोग तो वहीं पर ही टूट जाते हैं, वहीं पर ही बिल्कुल मतलब ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने उसको और पॉजिटिव वे में लिया, मोटिवेशन ली और ज़्यादा मेहनत करी। और इन्होंने जैसे बताया, जैसे एरिया से आती है कि वहाँ पर गर्ल्स को पढ़ाई की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, छोटी एज में शादी कर दी जाती है, उन सब प्रॉब्लम्स के साथ, उन सारी इश्यूज़ को फेस करते हुए ये यहाँ तक पहुँची हैं। और जो इनकी ड्रीम पोस्ट थी, इन्हीं की नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस की ड्रीम पोस्ट होती है, वहाँ तक ये पहुँची है। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, मैम का चैनल चेक करो, मैम का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ।